एक रेस्टोरेंट का उदाहरण लेते हैं। सोचिए पिछले साल तक वहाँ रोज भीड़ होती थी, लंबी लाइन लगती थी, क्योंकि वहाँ एक सस्ता बफे मिलता था। हाँ, और आजकल वहाँ देखो तो बाहर भीड़ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल, टेबल्स भी आधी खाली पड़ी हैं। अब आम नजरिए से देखा जाए तो किसी को भी लगेगा कि इस रेस्टोरेंट का भट्टा बैठ गया है, इनका धंधा बंद होने वाला है। सही बात है। लेकिन जब उनका सालाना हिसाब किताब सामने आता है तो पता चलता है कि उनका शुद्ध मुनाफा यानी जो नेट प्रॉफिट है वो 2 गुना हो गया है। अरे वाह, ये कैसे हुआ? वही तो, जवाब उनके मेन्यू में छुपा था। उन्होंने सस्ता बफे बंद कर दिया और सिर्फ हाई मार्जिन आला कार्ट डिशेस बेचना शुरू कर दिया, और किचन का जो वेस्ट था वो बिल्कुल जीरो कर दिया। ग्राहक कम आए, आमदनी गिरी, लेकिन हर प्लेट पर मुनाफा इतना बड़ा था कि फाइनल प्रॉफिट सीधे आसमान छू गया। अच्छा, तो मतलब उन्होंने क्वांटिटी की जगह क्वालिटी और मार्जिन पर फोकस किया। एकदम सही। और यही सेम सिचुएशन आज हमारे सामने स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड ने रखी है। आज की इस गहरी चर्चा का विषय स्विलेक्ट के 31 मार्च 2026 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष यानी FY26 के नतीजे, उनकी बैलेंस शीट और बोर्ड के फैसले हैं। राइट, ये नंबर्स वाकई बहुत दिलचस्प है। मैं वही देख रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो स्टैंडअलोन रेवेन्यू था वो लगभग 421 करोड़ रुपए था, जो गिरकर अब FY26 में 376 करोड़ हो गया है। यानी लगभग 13% की टॉप लाइन गिरावट। हाँ, 13% रेवेन्यू कम हुआ है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट है वो 8.58 करोड़ से बढ़कर सीधे 19.26 करोड़ हो गया है। ओह वाओ, सीधे 128% की वृद्धि। वही ना, यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि एक रिन्यूएबल एनर्जी और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आखिर अपने प्रॉफिट मार्जिन्स में इतना बड़ा जादू किया। देखिए, इस जादू के पीछे का जो असूल है ना, वो वही रेस्टोरेंट वाला ही है, यानी ऑपरेशनल एफिशिएंसी और रेवेन्यू मिक्स में बदलाव। अच्छा। जब किसी कंपनी की आमदनी गिरती है लेकिन मुनाफा बढ़ता है, तो इसका सीधा मतलब यही है कि उन्होंने लो मार्जिन बिजनेस से थोड़ा ध्यान हटाकर अपने हाई मार्जिन प्रोजेक्ट्स पर फोकस किया है। राइट। स्विलेक्ट इस वक्त अपना पूरा ध्यान सोलर EPC पर दे रही है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। अब EPC प्रोजेक्ट्स में एक टेक्निकल पॉइंट होता है, इनमें शुरुआती आमदनी तुरंत नहीं दिखती है खाता बहियों में। क्यों? पैसा तो आ रहा होगा ना। हाँ, पर अकाउंटिंग के हिसाब से रेवेन्यू रिकॉग्निशन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के आधार पर होता है, यानी जैसे जैसे प्रोजेक्ट बनेगा वैसे वैसे आमदनी दर्ज होगी। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट्स पूरे होते हैं तो इनमें जो मार्जिन बचकर निकलता है वो किसी आम सोलर पैनल ट्रेडिंग के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। सही कहा, ट्रेडिंग में तो वैसे भी मार्जिन कम ही होता है। बिल्कुल। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में हमने देखा है कि पॉलीसिलिकॉन और सोलर सेल्स जैसे रॉ मटेरियल्स की कीमतों में पिछले कुछ वक्त में काफी उतार चढ़ाव आया है। हाँ, प्राइसेस काफी अप डाउन हुए। तो उसका फायदा भी कंपनी ने अपनी सप्लाई चेन को बेहतर करके उठाया है। यही वजह है कि 376 करोड़ रुपए के गिरे हुए रेवेन्यू पर भी उन्होंने करीब 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकाल लिया। लेकिन यहाँ एक दिक्कत भी तो है ना। सिर्फ कॉस्ट कटिंग और हाई मार्जिन पर फोकस करके कोई कंपनी आखिर कितनी दूर तक जाएगी? ये एक वैलिड सवाल है। मेरा मानना है कि एक पॉइंट के बाद तो आमदनी यानी नए ग्राहक और नए प्रोजेक्ट्स उन्हें लाने ही पड़ेंगे। अगर टॉप लाइन लगातार ऐसी ही गिरती रही तो मार्जिन सुधारने की भी तो एक लिमिट आ जाएगी। हाँ, एक सैचुरेशन पॉइंट तो आएगा ही। और दूसरी तरफ इस 128% प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर एक और दिलचस्प चीज है। उनके P&L स्टेटमेंट में 1.9 करोड़ रुपए का एक एक्सेप्शनल आइटम खर्च भी शामिल है। राइट, वो लेबर कोड्स वाला। एग्जैक्टली। अगर ये खर्च ना होता तो प्रॉफिट शायद थोड़ा और ज्यादा दिखता। एक आम निवेशक के लिए इस 1.9 करोड़ रुपए के पीछे की क्या कहानी है? ये रेगुलर ऑपरेशंस का हिस्सा क्यों नहीं है? देखिए, ये जो 1.9 करोड़ का एक्सेप्शनल आइटम है ना, ये दरअसल एक रेगुलेटरी बदलाव का नतीजा है। हाल ही में सरकार ने नए लेबर कोड्स लागू किए हैं। अच्छा, तो कंप्लायंस का चक्कर है? बिल्कुल। इन नए नियमों के आने से भारत में हर कंपनी को अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युइटी और कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस का नए सिरे से कैलकुलेशन करना पड़ा। कॉम्पेंसेटेड एब्सेंसेस यानी जो छुट्टियां एम्प्लॉइज नहीं लेते? हाँ, वही, उन छुट्टियों के बदले दिए जाने वाले पैसे। स्विलेक्ट को इस नए नियम के तहत करीब 1.9057 करोड़ रुपए ग्रेच्युइटी के लिए और लगभग 0.31 लाख रुपए उन छुट्टियों के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजन के रूप में अपनी बैलेंस शीट में अलग से रखने पड़े। ओ, तभी इसको एक्सेप्शन कहा गया। सही पकड़ा।
इसे एक्सेप्शनल आइटम इसलिए कहा गया क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग खर्च है, यानी यह हर साल नहीं आएगा, बस एक बार का एडजस्टमेंट था। अब देखिए, इस खर्च का बोझ उठाने के बावजूद कंपनी का नेट प्रॉफिट 128% बढ़ना, ये इस बात का सबूत है कि उनके कोर ऑपरेशंस में मार्जिन सच में काफी मजबूत है। लेकिन एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की नजर से देखूं तो असली ग्रीन फ्लैग प्रॉफिट नहीं है। तो फिर क्या है? असली जादू तो उनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो में हुआ है। FY25 में इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 30.8 करोड़ रुपए था, जो FY26 में जंप करके सीधे 75.2 करोड़ रुपए हो गया है। बेट 75.2 करोड़ एक ही साल में कैश फ्लो इतना बढ़ गया? हाँ, और ये कैश फ्लो का डेटा सच में पूरी तस्वीर को और क्लियर कर देता है। ये सच में एक बड़ा पॉइंट है, क्योंकि अकाउंटिंग प्रॉफिट को तो हम जानते हैं, डिप्रिसिएशन या इन्वेंट्री वैल्यूएशन के जरिए थोड़ा बहुत एडजस्ट किया जा सकता है कागजों पर। बिल्कुल, थोड़ी बहुत विंडो ड्रेसिंग हो जाती है। लेकिन कैश फ्लो 75.2 करोड़ का कैश फ्लो तो एक ठोस सच्चाई है। ये वो एक्चुअल पैसा है जो वाकई बैंक अकाउंट में आया है। सही कहा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपनी अपने डेटर्स से, यानी जिन्हें उन्होंने सामान बेचा है, उनसे तेजी से पैसा वसूल कर रही है और अपनी इन्वेंट्री को जल्दी कैश में बदल पा रही है। बहुत बढ़िया। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, अगर कंपनी इतना जबरदस्त कैश जनरेट कर रही है तो इस बैलेंस शीट का एक और हिस्सा थोड़ा परेशान करने वाला है। उनका कर्ज यानी डेट, वो काफी तेजी से बढ़ रहा है। हाँ, डेट तो बढ़ा है। बैलेंस शीट साफ दिखाती है कि जो नॉन करंट बोरोइंग्स हैं, यानी लंबा कर्ज, वो 132 करोड़ से बढ़कर 155 करोड़ हो गया है, और उससे भी बड़ी छलांग उनकी करंट बोरोइंग्स में आई है। राइट, शॉर्ट टर्म डेट, जो 175 करोड़ से सीधे 283 करोड़ पर पहुंच गया है। तो एक तरफ रेवेन्यू गिर रहा है और दूसरी तरफ करंट बोरोइंग्स इतनी तेजी से 100 करोड़ से ज्यादा बढ़ गई हैं। ये तो किसी के भी मन में सवाल खड़ा करेगा कि आखिर ये पैसा जा कहाँ रहा है। इन नंबर्स को अकेले नहीं देखा जा सकता। इन्हें समझने के लिए कंपनी की एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी यानी भविष्य की रणनीति को देखना होगा। SW Elect इस वक्त आक्रामक रूप से 1 गीगावाट यानी 1 GW कैपेसिटी के 16 मॉड्यूल्स प्लांट पर काम कर रही है। 1 गीगावाट, ये तो काफी बड़ा स्केल हो गया। बहुत बड़ा स्केल है, और इतने बड़े सोलर मॉड्यूल प्लांट और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने में भारी कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स लगता है। इसके लिए नई फैक्ट्री, एडवांस्ड मशीनरी और एक्स्ट्रा जमीन की जरूरत होती है। तो जो आपने नॉन करंट बोरोइंग्स की बात की, जो 132 करोड़ से 155 करोड़ हुई हैं, वो लंबा कर्ज है। ऐसा कर्ज आमतौर पर इन्हीं मशीनरी और फैक्ट्री सेटअप के लिए लिया जाता है, जिसे चुकाने के लिए कंपनी के पास कई सालों का वक्त होता है। अच्छा, लंबा कर्ज तो चलो समझ आता है फैक्ट्री के लिए, लेकिन जो करंट बोरोइंग्स हैं, जो 175 करोड़ से सीधे 283 करोड़ हुई हैं, वो तो वर्किंग कैपिटल को दर्शाती है ना? हाँ, बिल्कुल। यानी रोजमर्रा के खर्चों के लिए लिया गया कर्ज। लेकिन एक नया प्लांट लगाने के दौरान रोजमर्रा के खर्च इतने क्यों बढ़ जाएंगे कि शॉर्ट टर्म डेट सीधे 100 करोड़ से ज्यादा उछाल जाए? देखिए, क्योंकि एक बड़े स्केल पर जब आप सोलर मैन्युफैक्चरिंग और EPC प्रोजेक्ट्स चलाते हैं, तो कंपनी को भारी मात्रा में रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। जैसे हाई ग्रेड पॉलीसिलिकॉन, एल्यूमिनियम के फ्रेम्स, ग्लास पैनल्स और इन्वर्टर्स। ये सब एडवांस में खरीदने पड़ते हैं और इनकी कीमत करोड़ों में होती है। जब कंपनी किसी EPC प्रोजेक्ट के तहत किसी क्लाइंट के लिए सोलर पार्क बनाती है, तो उनका मटेरियल और लेबर का खर्च तो पहले दिन से शुरू हो जाता है। राइट, पर क्लाइंट तो तुरंत पैसे नहीं देता होगा। वही तो, क्लाइंट से फाइनल पेमेंट प्रोजेक्ट के अलग-अलग माइलस्टोन्स पूरे होने पर मिलती है। इस कैश फ्लो मिसमैच को, यानी खर्च आज हो रहा है और आमदनी कल होगी, इसको कवर करने के लिए ही बैंकों से कैश क्रेडिट या शॉर्ट टर्म लोन्स लिए जाते हैं। अब समझ आया, तभी उनके अदर करंट एसेट्स में भी वृद्धि दिख रही है। बिल्कुल, उसमें वही पैसा होता है जो सप्लायर्स को एडवांस दिया गया है या फिर अनबिल्ड रेवेन्यू होता है। हालांकि ये सच है कि आगामी क्वार्टर्स में निवेशकों को इस डेट टू इक्विटी रेशियो पर कड़ी नजर रखनी होगी, लेकिन शुरुआती एक्सपेंशन फेज में इस तरह का वर्किंग कैपिटल डेट एक सोचे समझे बिजनेस मॉडल का हिस्सा होता है। बस शर्त ये है कि कैश फ्लो आना बंद ना हो। सही बात है। अब देखिए, इस एक्सपेंशन और तेजी से बढ़ते कर्ज के बीच किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट और उसके खाता बहियों पर ट्रस्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये तो है। जब डेट
283 करोड़ के पार जा रहा हो तो निवेशक सिर्फ मैनेजमेंट की मीठी मीठी बातों पर भरोसा नहीं कर सकते, और यहीं पर ऑडिटर्स की रिपोर्ट सबसे बड़ा सहारा बनती है। इस साल की ऑडिट रिपोर्ट निवेशकों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी राहत लेकर आई है। कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स डेलॉयट हैस्किन्स एंड सेल्स LLP ने FY26 के लिए एक अनमॉडिफाइड ओपिनियन जारी किया है। हाँ, और ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंडिकेटर है। एकदम। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि फाइनेंशियल भाषा में इसका सीधा सा मतलब है कि खाता बहियों में सब कुछ साफ और पारदर्शी है। डेलॉयट दुनिया की बिग 4 ऑडिट फर्म्स में आती है। उनके जैसी सख्त फर्म का अनमॉडिफाइड ओपिनियन देना अपने आप में इंस्टीट्यूशनल निवेशकों को एक भारी आश्वासन देता है। इसका अर्थ ये निकलता है कि ऑडिटर्स ने कैश फ्लो, इन्वेंट्री की कीमत और डेट ऑब्लिगेशंस को बहुत बारीकी से चेक किया है और उन्हें आमदनी दर्ज करने में या उस एक्सेप्शनल आइटम की रिपोर्टिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी या मिसस्टेटमेंट नहीं मिली। राइट, सब कुछ नियमों के अनुरूप है। लेकिन मुद्दा यहाँ और दिलचस्प हो जाता है। बोर्ड यहाँ सिर्फ डेलॉयट की एक स्टैट्यूटरी ऑडिट तक ही नहीं रुका है। उन्होंने इंटरनल और कॉस्ट कंट्रोल्स को और सतर्क करने के लिए 2 नई ऑडिटिंग फर्म्स को नियुक्त किया है। हाँ, 2 नए ऑडिटर्स आए हैं FY26-27 के लिए। और अगर इनकी प्रोफाइल्स देखी जाएं तो ये अपॉइंटमेंट सीधे तौर पर उनके उस 1 गीगावाट एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी से जुड़े हुए लगते हैं। बोर्ड ने इंटरनल ऑडिटर के तौर पर मिस SK राम एसोसिएट्स को नियुक्त किया है, जिनके प्रोप्राइटर हैं मिस्टर R बालाजी। और पता है, ये फर्म 1984 से काम कर रही है, यानी कि करीब 4 दशकों का 40 साल का अनुभव, और इनके पास 150 से ज्यादा लिस्टेड और प्राइवेट क्लाइंट्स हैं। इतना लंबा अनुभव रखने वाले इंटरनल ऑडिटर को लाने का साफ मकसद यही लगता है कि बढ़ते हुए ऑपरेशंस के बीच कंपनी के अंदर का रिस्क मैनेजमेंट कमजोर ना पड़े। बिल्कुल, इंटरनल कंट्रोल्स टाइट रखना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा दिलचस्प जो मुझे लगा वो है कॉस्ट ऑडिटर की नियुक्ति। बोर्ड ने मिस रविचंद्रन भाग्यलक्ष्मी एंड एसोसिएट्स को अपना कॉस्ट ऑडिटर बनाया है। इनके सीनियर पार्टनर मिस्टर R रविचंद्रन हैं। इन्हें कॉस्ट ऑडिट और GST का गहन अनुभव तो है ही, लेकिन इनकी प्रोफाइल में एक खास बात हाईलाइट की गई थी, Oracle ERP सिस्टम्स में उनका एक्सपर्ट होना। हाँ, और ये बहुत ही जरूरी डिटेल है। वही मैं सोचा था, एक कॉस्ट ऑडिटर का इस टेक सॉफ्टवेयर यानी ERP सिस्टम में एक्सपर्ट होना निवेशकों के लिए क्यों मायने रखता है? देखिए, ये ERP का पॉइंट किसी भी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की जान होता है आजकल। जब कंपनी 1 गीगावाट का 16 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट चला रही हो, जहां हजारों मॉड्यूल्स रोज बन रहे होंगे। एग्जैक्टली, जहां हर रोज हजारों सोलर सेल्स असेंबल हो रहे हैं और साथ ही EPC के मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट्स अलग अलग जगह पर चल रहे हैं, ऐसी जगह पर कॉस्टिंग यानी लागत का हिसाब हाथ से या मैन्युअली नहीं किया जा सकता। वो तो नामुमकिन है। हर एक रॉ मटेरियल का दाम कितना था, फैक्ट्री फ्लोर पर आज कितना कचरा या वेस्ट निकला, सप्लाई चेन का ट्रांसपोर्ट खर्च और लेबर ने कितने घंटे काम किया, ये सारा डेटा रियल टाइम में एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग यानी ERP सॉफ्टवेयर में चला जाता है। स्विलेक जैसे बड़े स्केल पर Oracle जैसा एडवांस सिस्टम लगाया जाता है। अब सोचिए, अगर आपका कॉस्ट ऑडिटर इस टेक्नोलॉजी को नहीं समझता तो क्या होगा? वो तो बस वही रिपोर्ट्स देखेगा जो उसको प्रिंट करके दी जाएंगी। बिल्कुल। वो सिर्फ मैनेजमेंट का दिया डेटा वेरीफाई करेगा। वो डेटा जहां से बनकर आ रहा है उस सोर्स तक जा ही नहीं पाएगा। ट्रेडिशनल ऑडिट में सॉफ्टवेयर के अंदर की गड़बड़ी पकड़ने की क्षमता नहीं होती, यानी वहां डेटा मैनिपुलेट होने का डर हमेशा रहता है। यही सबसे बड़ा फर्क है इस अपॉइंटमेंट का। मिस्टर रविचंद्रन की Oracle ERP में एक्सपर्टीज का मतलब ये है कि उनकी टीम सीधे उनके डेटाबेस लेवल पर जाकर सिस्टम लॉग्स और रियल टाइम मटेरियल यील्ड्स को एक्सट्रैक्ट कर सकती है। ओह, यानी अंदर की खबर निकाल सकते हैं। हाँ, वो चेक कर सकते हैं कि सिस्टम में पॉलीसिलिकॉन का जो खर्च दिखाया गया है, क्या वो एक्चुअल फैक्ट्री प्रोडक्शन से मैच कर रहा है या नहीं। वो किसी भी तरह की गड़बड़ी, इनएफिशिएंसी या वेस्ट लीकेज को रियल टाइम में पकड़ लेंगे। तो इसका मतलब बोर्ड ने बहुत सोच समझकर SK राम एसोसिएट्स जैसी 40 साल अनुभवी फर्म को इंटरनल ऑडिट के लिए चुना और उसके साथ एक टेक ड्रिवन फर्म रविचंद्रन भाग्यलक्ष्मी को कॉस्ट ऑडिट के लिए चुना। बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन दर्शाता है कि मैनेजमेंट अपने इस एक्सपेंशन और बढ़ते हुए वर्किंग कैपिटल डेट को लेकर पूरी तरह सतर्क है। वो चाहते हैं कि उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और उनके इंटरनल कंट्रोल्स दोनों पर कड़ी निगरानी बनी रहें। सही कहा। अब इन सभी स्ट्रैटेजीज, ऑडिट्स और एक्सपेंशन प्लान्स का जो अंतिम लक्ष्य होता है वो तो निवेशकों के लिए वैल्यू क्रिएट करना ही होता है।
और FY26 के नतीजों में निवेशकों के लिए जो सबसे बड़ा और तुरंत फायदा निकल कर आया है वो है डिविडेंड की घोषणा। हाँ, ये एक बहुत अच्छी खबर थी। बोर्ड ने 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले इक्विटी शेयर पर 3.50 रुपए का फाइनल डिविडेंड अप्रूव किया है। अब सोचिए, जब एक तरफ कंपनी का रेवेन्यू 13% गिर गया हो और उनका शॉर्ट टर्म डेट 283 करोड़ पर खड़ा हो, ऐसी स्थिति में 3.50 रुपए का डिविडेंड देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिग्नल है ना? बिल्कुल। आमतौर पर होता ये है कि ऐसी एक्सपैंडिंग कंपनीज अपना सारा कैश नई फैक्ट्री में लगा देती हैं और डिविडेंड देना छोड़ देती हैं। राइट। लेकिन डिविडेंड हमेशा कंपनी के मैनेजमेंट के आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वो 75.2 करोड़ रुपए का जो मजबूत कैश फ्लो आया था ना, वही इस डिविडेंड की असली बुनियाद है। यानी पैसा है इसलिए दे रहे हैं। हाँ, ये 3.5 रुपए का पे आउट छोटे निवेशकों को ये सिग्नल दे रहा है कि बढ़ते डेट के बावजूद कंपनी के पास अपना एक्सपेंशन कवर करने के बाद भी इतना फ्री कैश फ्लो बचा हुआ है कि वो अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर सकती हैं। ये लंबे समय के वेल्थ बिल्डिंग के लिए काफी पॉजिटिव बात है। बिल्कुल। उन निवेशकों के लिए ये बढ़िया है जो शेयर प्राइस बढ़ने के साथ साथ पैसिव इनकम की भी उम्मीद रखते हैं। लेकिन इस डिविडेंड को पाने के लिए निवेशकों को टाइमलाइन का सख्ती से ध्यान रखना होगा। कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय की है, शुक्रवार 24 जुलाई 2026। रिकॉर्ड डेट का मतलब भी समझाई देते हैं। हाँ, जिन्हें शब्दों से थोड़ी उलझन होती है, रिकॉर्ड डेट का सीधा मतलब यह है कि उस दिन यानी 24 जुलाई तक जिनके नाम पर कंपनी के शेयर दर्ज होंगे वही इस डिविडेंड के हकदार माने जाएंगे। और चूंकि भारत में अब T+1 सेटलमेंट साइकिल लागू है, इसका मतलब निवेशकों को 24 जुलाई से कम एक दिन पहले शेयर्स खरीदने होंगे, ताकि रिकॉर्ड डेट आते आते वो शेयर्स ऑफिशियली उनके डीमैट अकाउंट में आ चुके हों। सही बात है। इसके बाद 25 जुलाई से लेकर 31 जुलाई 2026 तक कंपनी का बुक क्लोजर चलेगा और जो लोग रिकॉर्ड डेट पर एलिजिबल पाए जाएंगे उन्हें 13 अगस्त 2026 को ये डिविडेंड उनके रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट्स में सीधे क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब डिविडेंड की डेट के साथ साथ एक और अहम इवेंट है जिसमें शेयर होल्डर्स की एक्टिव भागीदारी ये तय करेगी कि इस कंपनी की दिशा क्या होगी। आप AGM की बात कर रही हैं? हाँ, 31वीं एनुअल जनरल मीटिंग जो शुक्रवार 31 जुलाई 2026 को होने जा रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये AGM पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर ऑडियो विजुअल मीन्स के जरिए होने वाली है। यानी कि वर्चुअल AGM घर बैठे बैठे ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल। इस टेक्नोलॉजी ने AGM जैसी चीजों को काफी डेमोक्रेटाइज कर दिया है। पहले फिजिकल मीटिंग में जाना सबके लिए मुमकिन नहीं होता था, पर अब डिस्टेंस की कोई बाधा ही नहीं बची है। ये वर्चुअल AGM आम निवेशकों के लिए एक सच में ताकतवर हथियार बन सकती है। मीटिंग का हिस्सा बनने के लिए लोगों को कहीं जाना नहीं है, बस अपने NSDL या CDSL डिपॉजिटरी से आने वाले ऑफिशियल ईमेल का इंतजार करना होगा। उसमें मीटिंग का लिंक और डिटेल्स आ जाएंगे। हाँ, लिंक और लॉगिन क्रेडेंशियल्स उस ईमेल में मिल जाएंगे। और AGM का मतलब सिर्फ स्क्रीन पर बैठकर मैनेजमेंट का भाषण सुनना नहीं होता। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर वोटिंग का फीचर होता है। निवेशक उन प्रस्तावों पर अपना वोट डाल सकते हैं जो कंपनी के नए फैसले हैं, जैसे कि इन्हीं नए ऑडिटर्स का रेटिफिकेशन। एग्जैक्टली। आज जिन नई ऑडिटिंग फर्म्स SK राम एसोसिएट्स और रवि शंकरन भाग्यलक्ष्मी की हमने चर्चा की, उन्हें पूर्ण रूप से मंजूरी देने के लिए वोटिंग होगी। इसके अलावा ये जो 3.50 रुपए का डिविडेंड है, इसको भी फॉर्मल मंजूरी इसी AGM में दी जाएगी। निवेशक इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा लेकर सीधे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, चाहे किसी के पास 10 शेयर हो या 10,000। और निवेशकों को इस वर्चुअल प्रेजेंस का इस्तेमाल थोड़ा सवाल जवाब के लिए भी करना चाहिए। जैसे कि मैनेजमेंट से सीधे पूछा जा सकता है कि जब देश में सोलर इंडस्ट्री में इतनी तेजी है तो SWS इलेक्ट का टोटल रेवेन्यू 13% क्यों गिर गया? ये बहुत अच्छा सवाल रहेगा। या फिर पूछा जा सकता है कि उस 1 गीगावाट मॉड्यूल फैक्ट्री का कमर्शियल प्रोडक्शन आखिर कब तक फुल स्विंग में शुरू होगा, ताकि वो जो वर्किंग कैपिटल डेट है उसको जल्दी कम किया जा सके। ये वर्चुअल वोटिंग सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं है, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने का जरिया है। एकदम सही कहा। तो अब इस पूरी चर्चा के विश्लेषण को अगर समेटा जाए तो SW इलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स FY26 में एक बहुत ही अहम बदलाव के दौर से गुजर रही है। उनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 75 करोड़ रुपए से ऊपर है, जो कि बेहद शानदार है।
नेट प्रॉफिट मार्जिन 2 गुने से ज्यादा उछल गया है। डिलाइट जैसी टॉप फर्म का ग्रीन सिग्नल उनके साथ है। हाँ, और उन्होंने ओरेकल ERP के टेक्निकल समझ रखने वाले नए कॉस्ट ऑडिटर्स को लाकर अपने इंटरनल सिस्टम को हाईटेक भी बनाया है। साथ ही वो ₹3.5 का डिविडेंड देकर लोगों को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ फिगर्स हैं जो लगातार निगरानी मांगते हैं। उनका लगातार गिरता हुआ रेवेन्यू और तेजी से बढ़ता करंट डेट, ये ऐसी चीजें हैं जो टेम्पररी एक्सपेंशन फेज में तो ठीक लगती हैं, पर लंबे समय तक ऐसे सस्टेन नहीं हो सकता। सही बात है। अब सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि उनका 1 गीगावाट कैपेसिटी वाला नया एक्सपेंशन कितनी जल्दी मार्केट से बड़े ऑर्डर्स हासिल करता है और रियल रेवेन्यू दिखाना शुरू करता है। वही ना, फैक्ट्री तो बन रही है, पर वहां से माल कब निकलेगा? और एपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स का नेचर ही ऐसा है कि शुरू में वो काफ़ी कैश खा जाते हैं, लेकिन ख़त्म होने पर मार्जिन बढ़ा देते हैं। मैनेजमेंट को इस स्केल अप के दौरान अपनी इन्वेंट्री और डेट ऑब्लिगेशंस को बेहद चौकन्ना होकर मैनेज करना पड़ेगा। हालांकि अभी तक फिगर्स बता रहे हैं कि वो इसमें सफल हैं। आज की इस चर्चा का अंत एक थोड़े सोचने वाले सवाल के साथ करते हैं। एक ऐसा सवाल जिसे आगामी क्वार्टर्स में सभी को खुद सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि देश में सोलर एनर्जी को लेकर एक जबरदस्त बूम चल रहा है। सरकार कड़ी सब्सिडीज दे रही है, नई स्कीम्स आ रही हैं, हर स्टेट में नए सोलर पार्क्स लग रहे हैं और लोग घरों पर सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं। हाँ, डिमांड तो लगातार बढ़ रही है। तो ऐसे बेहद अनुकूल माहौल में भी, जहां डिमांड पीक पर है, आखिर स्विलेक्ट का टोटल रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले 13% क्यों गिर गया? क्या उन्होंने जानबूझकर कम मुनाफा देने वाले क्लाइंट्स और सस्ते ट्रेडिंग बिजनेस को रिजेक्ट कर दिया है ताकि वो अपना पूरा फोकस सिर्फ हाई मार्जिन इन हाउस EPC और 1 गीगावाट मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग पर लगा सकें? या फिर क्या कोई नया कॉम्पिटिटर तेजी से उनका मार्केट शेयर छीन रहा है? वही तो, ये बैलेंस शीट के नंबर्स के परे की एक कहानी है। प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ना वाकई अच्छी बात है, लेकिन सोलर जैसे एक्सपैंडिंग और तेजी से बढ़ते सेक्टर में अपना टोटल मार्केट शेयर खोना आगे चलकर थोड़ा खतरनाक भी हो सकता है। आने वाले समय में यही देखना होगा कि क्या उनका ये नया हाई मार्जिन मॉडल सच में 1 गीगावाट के मैसिव स्केल पर टिका रह पाता है या नहीं। ये वाकई एक बड़ी गुत्थी है और इसका जवाब उनके Q1 और Q2 FY27 के नतीजों में ही सामने आएगा। यहीं पर पता चलेगा कि उनका ये जो महंगा एक्सपेंशन हुआ है वो रेवेन्यू को वापस ऊपर ले जाने में कितना काम आता है। इस गहरी चर्चा और विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया। अगली बार एक नए वित्तीय विषय और नए नंबर्स के साथ फिर मिलेंगे।